Hello and welcome to this lecture, students. We are moving to the last or the second part of your fifth unit, and by this particular portion of your syllabus, we will be, completing every part of power electronics. So, cycloconverters, the last thing which we are going to study. क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ा शुरू में रेक्टिफायर्स के बारे में, जिसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्टर भी बोलते हैं, है ना। कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर इज वन एंड द सेम थिंग। हम लोगों ने पढ़ा चॉपर के बारे में। कन्वर्टर क्या करता था? कन्वर्टर का काम है जो भी एसी सप्लाई हमको आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में कन्वर्ट करना। इन्वर्टर का क्या काम था? इन्वर्टर का काम था जो डीसी है उसको किस में कन्वर्ट करना? एसी में कन्वर्ट करना। चॉपर चॉपर का क्या काम था? डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। तो एक ही चीज बच जाती है, वो है एसी। तो एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। A device which converts input power at one frequency to output power at different frequency, variable frequency, multiple frequency, with one stage conversion is called as the cycloconverter. A cycloconverter is thus a one stage frequency changer. बेसिकली ये दो टाइप के हो सकते हैं, स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर एंड स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर। अगर स्टेप डाउन अगर साइक्लोकन्वर्टर की बात करें तो जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो लोअर रहेगी किससे? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। एफएस क्या है? आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और एफओ क्या है? आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी किससे? एफएस से, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। तो हम बोलेंगे उसको स्टेप डाउन। और स्टेप अप में आपकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी किससे? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। तो उसको आप बोलेंगे स्टेप अप साइक्लोकन्वर्टर। ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो प्रिंसिपल है स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर का, वो डेवलप किया गया था 1930s में, ये लिखा हुआ है ना। उस समय पे मर्क्यूरी जो है वो रेक्टिफायर, मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर यूज होता था 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। और सिंगल फेस की सप्लाई, थ्री फेस की सप्लाई 50 हर्ट्ज थी और सिंगल फेस की सप्लाई 16 2/3। ये जो सप्लाई थी ये यूज होती थी फर्स्ट आपके सिंगल फेस के लिए। और ये जो कहाँ पे यूज होता था? ये एसी ट्रैक्शन सिस्टम में जर्मनी में यूज होता था। ठीक है। बाद में और भी इसमें डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। लेटर ऑन और उसमें ऐड किए गए बहुत सारे अलग अलग कहना चाहिए एप्लीकेशंस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में एक साइक्लो कन्वर्टर डेवलप हुआ 18 थायरोट्रॉन्स वाला। ठीक है। तो बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन हुए उसके ऊपर। तो विद द एडवेंट ऑफ हाई पावर थायरिस्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स आर अगेन बिकमिंग पॉपुलर। एट प्रेजेंट द एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या एप्लीकेशन है? एक स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज होता है आपके हाई पावर एसी ड्राइव्स में। दूसरा है इंडक्शन हीटिंग में भी यूज होता है। और फिर स्टैटिक वीएआर जनरेशन में यूज होता है। और फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर वोल्टेज टू कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज फॉर यूज एज पावर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट और शिप बोट्स, यहाँ पे ये यूज होता है। So general use of cycloconverter is to provide either a variable frequency power from a fixed input frequency power or a fixed frequency power from a variable input frequency power। दोनों हो सकता है। मतलब इसका काम सिंगल से मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में भी और मल्टीपल से सिंगल में भी, दोनों में काम करता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोकन्वर्टर्स ऑपरेशन। In this section, basic principle of operation of step up as well as step down cycloconverter is presented. Single phase to single phase cycloconverter, though seldom used in practice, but is considered here for describing the principle of operation of both the types of cycloconverters. ठीक है। A single phase to single phase device of the midpoint configuration यहाँ पे बताया गया है, और वैसे ही ये ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे दिखाया गया। देखते हैं चलिए। सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट सेटअप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। फॉर स्टेप अप के बाद हम लोग जाएंगे स्टेप डाउन में, है ना। फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप डिवाइस, द लोड इज अज्यूम्ड टू बी रेजिस्टिव फॉर सिंप्लिसिटी। It should be noted that step-up cycloconverter requires forced commutation। मतलब ये नेचुरल कम्यूटेशन से टर्न ऑफ नहीं होता। हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी टू टर्न ऑफ द साइक्लोकन्वर्टर। ठीक है। और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ step up device is described here, first for midpoint and then for bridge type cycloconverter। तो ये आप देख लीजिए डायग्राम। ये आपके स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम है मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में, और ये जो डायग्राम है वो किस में है? आपके ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ मिड टैप, ये देखो ये मिड टैप का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ऑन दी सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में टाइपिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग तो एज इट इज है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टाइपिंग है, जो टाइपिंग जो है ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है। ये हो गया VAC और ये VAO है, सॉरी यहाँ पे O बोल रहा है ना, VAO और ये VBO, ठीक है। कितने थायरिस्टर यूज हो रहे हैं? 4 थायरिस्टर यूज हो रहे हैं, N1 N2 P1 P2, P1 P2 N1 N2। अब समझते हैं क्या है ये P1 P2 N1 N2। टू ऑफ दिस थायरिस्टर्स P1 एंड P2 आर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप, P1 P2 को पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर बोलेंगे, और ये जो N1 N2 है उसको किसका थायरिस्टर बोलेंगे? नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर। ऐसा क्यों है आगे देखते हैं। लोड इज कनेक्टेड बिटवीन सेकेंडरी वाइंडिंग मिड पॉइंट 0 या मिड पॉइंट O भी आप बोल सकते हैं इसको, एंड टर्मिनल A एज शोन इन फिगर। ये लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शंस फॉर आउटपुट वोल्टेज V0 एंड आउटपुट करंट I0 आर मार्क्ड इन 10.1। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ही हमने इसको मार्क किया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ से V का करंट आ रहा है तो पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव के लिए मार्किंग की गई है इसकी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज और फिगर 10.2 या 10.2 से देखिए, टर्मिनल A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B, A पॉजिटिव है B के रिस्पेक्ट में। Therefore, in this positive half cycle, both SCRs P1 and N2 are forward biased, ठीक है, from omega t equal to 0 to omega t equals to pi। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दो चीजें आएंगी फॉरवर्ड बायसिंग में, एक आएगा P1 और दूसरा आएगा N2। P1 और N2 को देख लेते हैं, ये है P1 और N2 कहाँ पे? ये है N2। क्या रीजन है ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का रीजन है कनेक्शन। ये देखिए, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पीछे इसका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। करंट का डायरेक्शन जो है, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी। क्लियर है? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायसिंग। ये तो रिवर्स बायस हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं P2 की, तो P2 को देखिए, नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है ऑब्वियसली। तो इधर का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। तो बचा क्या? N2। ये नेगेटिव देखिए, इस नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो कुल मिला करके पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम लेंगे तो ये जो P1 है ये आपको मिलेगा फॉरवर्ड बायस, और सीधे ये N2 मिलेगा आपको फॉरवर्ड बायस। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझ के यहाँ पे देख लीजिए। तो P1 और N2 आपको क्या मिलेंगे? फॉरवर्ड बायस मिलेंगे। डायग्राम में भी देख लो, P1 आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है और N2 आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देन the load voltage now follows the positive envelope of the supply voltage। पॉजिटिव एनवेलप फॉलो करता है आपके सप्लाई वोल्टेज का। फिगर 10.2 में ही देखने के लिए बोल रहा है, मतलब इसी फिगर में। एट इंस्टेंट ओमेगा T1, ये ओमेगा T1 पे, ये ओमेगा T1 है, ये इंस्टेंट है ना। P1 is forced commutated and forward bias thyristor N2 is turned on so that load voltage is negative with terminal 0 positive and A negative, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन से P1 जो है वो ऑफ हो जाता है और कौन ऑन हो जाता है? N2 ऑन हो जाता है, ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड बायस है नेक्स्ट में। और ये P1 N2 यहाँ से चलता रहता है, ठीक। तो P1 N2 P1 N2 P1 N2 ये वाली चीजें चल रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट में जब हम जाएंगे, द लोड और आउटपुट वोल्टेज नाउ ट्रेसेस द नेगेटिव एनवेलप। जब नेगेटिव एनवेलप में आएंगे, ये पॉजिटिव एनवेलप के लिए है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव वाला कहना चाहिए, और उसके बाद ये नेगेटिव वाला किसका? तो ये आपका ये हो गया एनवेलप है ना, सप्लाई वोल्टेज एनवेलप। तो ये पॉजिटिव वाले के लिए बताया कि इस तरीके से। अब ये नेगेटिव वाले एनवेलप के लिए क्या होगा? तो जब नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में चले जाएंगे तब क्या होगा? नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में चले जाएंगे तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव वाले हाफ साइकिल में जाएंगे तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? N1 एक्टिवेट हो जाएगा और P2 एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले यहाँ से P2 आ रहा है, उसके बाद N1 P2 N1 P2 आपके अपर हाफ के लिए आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, और N1 क्या कर रहा है? नेगेटिव हाफ के लिए आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कंसेप्ट दो हैं। इसका रीजन ये है, बहुत ध्यान से समझिए, हम एसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो एसी में ट्रांजिशन देखिए आप, ये आपका पॉजिटिव एनवेलप है, ये आपका नेगेटिव एनवेलप है ना, या कहना चाहिए इस तरीके से समझिए आपको, ये आपका पॉजिटिव एनवेलप हुआ और ये आपका नेगेटिव एनवेलप हुआ, है ना। और दूसरा आप इसमें भी
अपर हाफ और लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं इसमें, आपको एनवेलप के अकॉर्डिंग भी समझना है और आपको पॉजिटिव नेगेटिव हाफ के अकॉर्डिंग भी समझना है, दोनों के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। एसी तो है ही, एसी में भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे आप देखो, एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है, एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है, एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है, 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 ये बात है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ना। इसमें अब बताया गया है कि आगे इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है उसका, आप छोड़ सकते हैं उसको, ये डायग्राम आप समझाइए, इसके बाद आप उसको यू कैन स्किप। लास्ट में सीधे आइए, इन दिस मैनर थायरिस्टर P1 N2 फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल और P2 N1 इन सेकंड हाफ साइकिल एंड सो ऑन आर स्विच्ड अल्टरनेटिवली between positive and negative envelopes at the high frequency. As a result, output frequency of F naught higher than the supply frequency is obtained. ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, होगी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो ये आपके आउटपुट कितने टाइम में, यहाँ के बाद यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ के बाद यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ के बाद यहाँ पे इसी में चेंज हुआ, फिर इसी में चेंज हुआ, फिर इसमें चेंज हुआ, मतलब आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा चेंज है ना, कम टाइम में, कम टाइम में ज्यादा चेंज, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर थिंग की ज्यादा एज कम्पेयर टू द होल डायग्राम, होल सप्लाई। इसलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का एग्जांपल है। ब्रिज टाइप में ब्रिज टाइप में कुछ नहीं है, ब्रिज टाइप में अब आपका कंसेप्ट देख लीजिए, ब्रिज टाइप में क्या है आपको, ब्रिज टाइप में आपको बताना है, उसके लिए आपको वेवफॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें ग्रुप्स हैं P1 P2, अब ब्रिज है तो डबल हो जाती चीजें, हर चीज हर फंडामेंटल सेम रहने वाला है, बट जो डायग्राम बनता है या जो आउटपुट आता है वो डबल हो जाता है उसमें। हाँ, तो इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 थायरिस्टर्स, एक P1 टू P4, तो 4 जो है पॉजिटिव ग्रुप के लिए और जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव ग्रुप के लिए। A is positive with respect to X in figure B, that is during the positive half cycle of the supply voltage of figure. ये जो पेयर है P1 P2 और N1 N2, ये जो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे P1 P2 N1 N2, अब दो फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं एक साथ, P1 P2 और N1 N2 क्रॉस में, उसके बाद आएगा P4 P3 और N3 N4। ठीक है, तो डायग्राम में वो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, है ना। तो जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये जो आपका डायग्राम है इसमें क्या चेंज होगा, इसमें आप दो चीजें एक साथ बनाएंगे। ठीक है, आप बनाएंगे P1 और किसके लिए, P2 के लिए, और आप बनाएंगे N1 और N2 के लिए, सिर्फ डायग्राम में इतना ही चेंज होने वाला है और कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो इसमें आउटकम ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी टर्निंग ऑन होगी और फोर्स कम्यूटेशन होगा पेयर में, किस पेयर में, P1 P2 N1 N2 में, और पेयर में P3 P4 N1 N4 में, gives a carrier frequency modulated output voltage across both terminals। ठीक है, तो ये ब्रिज टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। रिलेट कर लेना डायग्राम में, बस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बाकी तो सेम है, फंडामेंटल सेम रहने वाला है, फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं। इसी तरीके से आ जाते हैं हम सिंगल फेज टू सिंगल फेज सर्किट स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब स्टेप डाउन में क्या होगा, अब स्टेप डाउन में भी दो टाइप है, एक मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर और एक आपका ब्रिज टाइप का साइक्लो कन्वर्टर। तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर डज नॉट रिक्वायर फोर्स कम्यूटेशन, इसमें फोर्स कम्यूटेशन करने की जरूरत नहीं। स्टेप डाउन का मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होगी हमारी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट रिक्वायर्स फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 10.1। these converters need only line or natural commutation which is provided by AC supply. Both midpoint and bridge type cycloconverters are described as follows. तो mid point में क्या होगा, this type of cycloconverter will be described both for discontinuous and continuous load current। तो कोई एक करंट के लिए हम लोग एनालिसिस पढ़ लेते हैं, बाकी उसको डिटेल में जाके डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आपको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस लोड करंट के लिए है, डायग्राम से समझ लेंगे डिफरेंस जो है। When A is positive with respect to 0, जब A पॉजिटिव है with respect to 0, फिगर 10.1A की बात कर रहा है, A is positive with respect to 0, है ना, या O, मैं O बोलता हूँ उसको 0 की बजाय, O बोलने से क्या है आपको इंटरप्रिटेशन करना इजी हो जाता है, VAO VBO। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में SCR P1 जो है ट्रिगर करेगा, with this load current I0 starts building up in the positive direction। load current I0 becomes 0 at beta greater than pi but less than pi plus alpha। Thyristor P1 is thus naturally commutated at omega t equals to beta, which is already reverse bias after pi।
After half a cycle, B is positive with respect to 0. Now forward bias thyristor P2 is triggered. Discontinuous load current, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं, इसमें पहले कौन फायर हुआ, P1 फायर हुआ, फिर कौन फायर हुआ, P2 फायर हुआ। पहले P1 फायर हुआ, फिर कौन फायर हुआ, P2 फायर हुआ। ये देखो, ये वही बता रहा है, पहले P1 फायर हुआ, फिर P2 फायर हुआ, ठीक है, नेचुरली। उसके बाद जब P1 जो है अगेन टर्न ऑन हुआ, अब लोड करंट इज सीन टू बी डिसकंटिन्यूअस, देखेंगे हम लोग डायग्राम में। आफ्टर 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ऑफ लोड वोल्टेज एंड लोड करंट, थायरिस्टर N2 जो P2 N2 ग्रुप का है वो फायर होगा, ठीक है, और N2 के बाद फिर N1 फायर होगा, ठीक। तो आप देख लीजिए, ये VAO के लिए हो गया, ये VAO है, ये VAO, फिर आ रहा है ये VBO, फिर आ रहा है ये VAO, फिर ये VBO, फिर ये VO, ये सप्लाई है ना। अब देखो आउटपुट कैसे मिल रहा है आपको, ये P1 आपको आउटपुट दे रहा है किसके लिए, VAO के लिए। फिर VBO में आपको कौन आउटपुट दे रहा है, P2 आउटपुट दे रहा है। फिर आपको कौन दे रहा है, P1 दे रहा है। फिर आपको कौन दे रहा है, P2 दे रहा है। फिर N2 N1 N2 N1 एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको जो लोड करंट है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रेक होता है जो लोड करंट है, ठीक है। ब्रेक का मतलब एकदम ब्रेक नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ब्रेक आपको मिलता है, क्योंकि आपका जो लोड वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस लोड करंट वाला डायग्राम या डिसकंटिन्यूअस लोड करंट वाला सर्किट बोलते हैं। तो 4 नेगेटिव हाफ साइकिल और 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आप देख लीजिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब देखो आउटपुट फ्रीक्वेंसी में 4 साइकिल के बाद चेंज आ रहा है, पिछले वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है, इस वाले में देखिए, ये आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी, ये एनवलप के अंदर 1 2 3, अब ऐसा देखोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 है ना, ये इसको 1 बोल रहा है ना, तो ये 1 2 3, मतलब 3 बार आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका है, और एक बार ही आपकी सप्लाई चेंज हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी सप्लाई तो लगातार चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट आउटपुट चेंज होने में कितना साइकिल लग रहा है, 4 साइकिल लग रहा है। इसलिए देखो एफ नॉट इक्वल टू 1/4 एफ एस लिखा हुआ, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की 1/4 है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लेना है। फंडामेंटल याद रखो, डायग्राम बनाना डिफिकल्ट नहीं, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप डाउन है, वहां पे स्टेप अप था, तो स्टेप डाउन के लिए कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब कंटिन्यूअस लोड करंट में क्या है, कंटिन्यूअस लोड करंट में देखो, कंटिन्यूअस लोड करंट रहेगा तो देखो डायग्राम में क्या चेंज आया, ये देखो स्मूथ है डायग्राम, ये देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी थी, ये डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूटी डायग्राम्स, कंटिन्यूटी डायग्राम। तो देखो लोड करंट भी आपको कैसे मिल रहा है, ठीक है। क्या ऐसा चेंज हुआ कंटिन्यूअस लोड करंट में, जब A is positive with respect to O, P1 is triggered at omega t equals to alpha, positive output voltage appears across load and load current starts building up. At omega t equals to pi, supply and load voltages are zero. After omega t equals to pi, P1 is reverse biased. As load current is continuous, P1 is not turned off at omega t equals to pi. When P2 is triggered in sequence at pi plus alpha, a reverse voltage appears across P1. It is therefore turned off by natural commutation. अब देखते हैं फिगर में, पाई की जब हम बात करते हैं ना, ये हमारा पाई वाला फिगर है, ये पाई, पाई तक P1 ऑन था, पाई तक P1 ऑन था, ये पाई तक P1 ऑन था। लेकिन देखिए यहाँ पे P1 ऑफ नहीं हुआ है, वो पूरा नीचे तक गया हुआ है, यहाँ पे देखो, लेकिन ये देखो ये P1 यहाँ पे ऑफ होता है, थोड़ा सा ग्लिच मिलता है आपको, ग्लिच मिलता है आपको थोड़ा सा ना, क्योंकि वो बीटा वाला फंडा है वहां पे। यहाँ पे आप देखिए, ये P1 ऑफ नहीं हुआ, P1 पूरा कंटिन्यू किया यहाँ तक, और जब P2 ट्रिगर हुआ ना तो नेचुरली P1 ऑफ हुआ, जब P2 ट्रिगर हुआ तब नेचुरली P1 क्या हुआ है, ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन है और कोई बीटा वाला फंडा नहीं है, वहां पे बीटा वाला फंडा था, है ना, एक नया आपको एंगल लिया हुआ था बीटा, वो बीटा का कंसेप्ट भी था यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपको लोड करंट मिलता रहेगा, तो P1 P2 P1 P2 एंड देन N2 N1 N2 N1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए आपको ये जो करंट है ना वो राइजिंग फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है,
ये देखो, ये कंटिन्यूटी नहीं है ना, और यहाँ पे आपको क्या है, कंटिन्यूटी मिल रही है और आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंसेस को आप देख लेंगे ध्यान से और आप उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस लोड करंट की बात। अब इसमें आपको जो है दूसरा जो ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर है वो बुक में भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो बोल रहा है आप खुद से इसको समझ लीजिए। उसका रीजन ये है कि ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन में जो यहाँ पे हमने पढ़ा पहले वाले में सेम एक्सप्लेनेशन रहने वाला है किसमें, आपके इस कॉन्फ़िगरेशन में, जब आप बात करेंगे कंटिन्यू इसकी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। एग्जाम में जब तक आपको ये ना लिखा हो अलग से कि आप सिंगल फेस टू सिंगल फेस स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बताइए या सिंगल फेस टू सिंगल फेस स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर बताइए, तब तक आपको उसको इग्नोर करना है और आपको वही एक्सप्लेन करना है जो आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो टाइप्स हैं, स्टेप अप है फिर स्टेप डाउन है। स्टेप अप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम स्टेप डाउन में आते हैं तो उसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक मिड पॉइंट और ब्रिज में फिर दो टाइप, डिसकंटिन्यूअस लोड एंड कंटिन्यूअस लोड। तो स्पेसिफिकली जब स्पेसिफाई करें एकदम से लिखे वहां पे आपके क्वेश्चन में कि आपको स्टेप डाउन वाला साइक्लो कन्वर्टर बनाना है, तब आप इतने डिटेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज स्टेप अप इज सफिशिएंट। ठीक है, और वैसे अगर आप बात करेंगे वेव फॉर्म की, तो एक वेव फॉर्म प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये तो उसी का एक्सटेंशन है। स्टेप डाउन भी कोई डिफिकल्ट नहीं है बस, और मिड पॉइंट और ब्रिज तो आपको लिख के देगा कि आपको मिड पॉइंट बनाना है डायग्राम में या ब्रिज टाइप बनाना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप पकड़ लीजिएगा, कंसेप्ट के हिसाब से उसको एक्सटेंड कर दीजिए, चाहे वो मिड पॉइंट में बनाने बोले, चाहे ब्रिज में बनाने बोले, चाहे वो डिसकंटिन्यूअस लोड में बनाने बोले, चाहे वो कंटिन्यूअस लोड में बनाने बोले, वो तो सिर्फ स्टेप डाउन में फंडा है, स्टेप अप में तो ऐसा कोई फंडा है भी। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है। So this is all for today's lecture. I will require another lecture to complete this particular portion of your syllabus, and with that we will finish the syllabus of power electronics. Thank you for listening and watching this lecture.